नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। भारतीय तो अवैज्ञानिक लोग थे, पिछड़े बेचारे। उन्हें या तो ज्ञानी मुगलों ने बनाया या कि अंग्रेजों ने। ऐसी बातें धूर्तता से परोसने वाले इतिहासकारों से यह पूछा जाना चाहिए कि राजा भोज की उपलब्धियों पर 4 पंक्तियां लिखते हुए आपके कलम की जुबान क्यों लड़खड़ाती है? क्या आप भोपाल की बड़ी झील अथवा भोजपाल ताल के निर्माता राजा भोज को जानते हैं? क्या आप यह जानते हैं कि भोजपाल ताल से सहसंबद्ध किंतु उससे कई गुना बड़ा एक और ताल जिसे भीमा ताल कहा जाता था, उसे भी राजा भोज ने बनवाया था? आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पहचान भोजताल के साथ साथ कभी अस्तित्व में रहे भीमा ताल, उसके इतिहास और अभियांत्रिकी की बात करेंगे। निस्संदेह ये दोनों ही विशाल ताल और उसके निर्माण के लिए अनेक बांध को मध्य भारत के विशाल परिक्षेत्र पर शासन करने वाले राजा भोज, जो कि परमार वंश या पवार वंश के 9वें शासक थे, के द्वारा निर्मित कराया गया था। राजा भोज पर मैंने पहले भी 2 कार्यक्रम किए हैं, जिन्हें मेरे चैनल पर देखा जा सकता है। एक दौर में भारतीय विज्ञान और अभियांत्रिकी उन्नत थी। इसके साहित्यिक साक्ष्यों को मिथक मिथक कहकर परे कर देने वाली ललौंधी से ग्रसित मानसिकताएं तो बहुत है, लेकिन जो कुछ आज भी उपलब्ध है उसे देखा, परखा और इतिहास की पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जाता? वस्तुतः इतिहास शोध अध्ययन में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उन राजा भोज की निर्मितियों के प्रस्तुत कर रहा हूं जो आज भी हमारा अल्प चर्चित किंतु जीवित इतिहास है। राजा भोज ने अपनी प्रजा के लिए जो महत्वपूर्ण निर्मितियां कराई, जिनके साक्ष्य अब भी उपलब्ध हैं, उनमें प्रमुख है भोजपुर मंदिर, वेत्रवती अथवा बेतवा नदी पर भीमा जलाशय, कलियासोत पर बना हुआ बांध, भोजपाल अथवा भोपाल नगर में दुर्ग सहित बड़े तालाब के रूप में विशाल जलाशय का निर्माण। इन सभी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्मिति थी विशाल भीमा झील। वह जब बनकर तैयार हुई तब इसका विस्तार प्रसिद्ध भोजपुर शिवालय से आरंभ होकर उस विशाल भूभाग तक था जिसके अंतर्गत वर्तमान भोपाल शहर भी आता है। लाल इतिहासकारों ने मुट्ठी भर ज्ञात ताम्रपत्रों और शिलालेखों को ही टटोला, इसलिए वे उस युग के ज्ञानबोध और विज्ञान की परख करने में चूक गए होंगे। राजा भोज के द्वारा निर्मित भीमा जलाशय सहित भोपाल झील के संबंध में 3 बातें तो स्पष्ट हैं। पहली कि स्थानीय भूविज्ञान अथवा रीजनल जियोलॉजी से राजा भोज परिचित थे और नॉन पोरस बेसाल्ट होने के कारण झील के लिए आइडियल साइट सेलेक्ट की गई थी। दूसरी यह कि वे बांध और उसके प्रकारों से भी परिचित थे, क्योंकि ग्रेविटी, अर्दन और रॉकफिल सभी प्रकार के बांध भोपाल ताल की रचना में है। तीसरा, जल संग्रहण की उपादेयता वहां समझी गई, चूंकि मालवा निमाड़ की भूमि अत्यधिक गर्म है, पानी की कमी वहां की सामान्य समस्या रहती है। यह भी सोचिए कि यदि आज भी भीमा तालाब शेष रहा होता तथा भोपाल का बड़ा तालाब अपने पुराने स्वरूप में रहा होता, तो जल संग्रहण, जल भरण, सिंचन तथा पेयजल की उपलब्धता का कितना अद्भुत स्रोत रहा होता। पहले भीमा जलाशय के विषय में जानते हैं। भोपाल से
लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल भोजपुर के बीच राजा भोज द्वारा भीमा जलाशय का निर्माण कराया गया था। इसके लिए बेतवा नदी का पानी रोकने के लिए बड़ा भारी बांध बनाया गया। इस तरह यहां निर्मित जलाशय को भीमा ताल के नाम से भी जाना गया। कभी विशाल भूभाग पर विस्तारित रहे भीमा जलाशय के पास ही भोजपुर नाम का गांव भी स्थित है। मध्यवर्ती सरिताओं के माध्यम से भीमा ताल का अंतर संबंध जिस भोज ताल से जोड़ा गया उसे भोपाल के बड़े तालाब के रूप में भी पहचान मिली है, जो तेजी से सिकुड़ता हुआ ही सही आज भी अस्तित्व में है और राजा भोज के गौरवशाली इतिहास को हमारे सामने प्रकट कर रहा है। आज भी टूट फूट के पश्चात स्थायित्व प्राप्त करने वाला भोपाल बांध लगभग 31 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है, जो कि राज्य की राजधानी भोपाल और निकटस्थ की लगभग 40% जनसंख्या को लगभग 30 मिलियन गैलन पानी रोज प्रदान करता है। उपयोगिता के दृष्टिगत वर्ष 1963 में भदभदा पर एक बांध बनाकर भोपाल ताल की जल संग्रहण क्षमता को बढ़ाया गया। इससे पश्चिमी और दक्षिणी भागों के डूब क्षेत्र में वृद्धि हुई। भोपाल तालाब तत्कालीन अभियांत्रिकी का नायाब नमूना क्यों है, इसे जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर करना आवश्यक है। 10वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज के निर्देशों पर सीहोर की ओर से आने वाली कोलांस नदी पर बांध बनाकर पानी को रोका गया और बड़े तालाब का निर्माण हुआ। यह ऐसा बांध था जिसके निर्माण की प्रक्रिया समझकर आधुनिक इंजीनियरों को भी पानी मांगने की आवश्यकता पड़ सकती है। चारों ओर की पहाड़ियां न केवल नदी को बांधने के लिए बनाए जाने वाले बांध को सहयोग प्रदान करती थीं, बल्कि विशाल जलाशय को अपने मध्य थामने के लिए भी तत्पर थी। राजा भोज की देखरेख में बनाए जाने वाले इस बांध की ऊंचाई 40 फीट थी, जबकि मोटाई लगभग 100 फुट थी। संपूर्ण संरचना को पत्थरों के उपयोग से बनाया गया था। इतने भर से ही यह बांध बनकर तैयार नहीं हो गया, बल्कि जलाशय को विस्तार देने के लिए अनेक जलधाराओं का रुख इसकी ओर किया गया था। इस निर्माण के पीछे की एक रोचक कहानी भी लोक श्रुतियों में उपलब्ध है। कहते हैं कि राजा भोज को कुष्ठ रोग हो गया था। तब एक ज्योतिषी की सलाह ली गई। ज्योतिषी ने कहा कि यदि 365 जलधाराओं को जोड़कर एक पवित्र जलाशय का निर्माण करवाया जाए, जिसमें राजा भोज विशेष मुहूर्त में स्नान कर लें, तो वे रोग मुक्त हो सकते हैं। कहते हैं कि परमार राजा भोज के अभियंताओं ने बांध बनाने के पश्चात जब जलाशय में सम्मिलित होने वाली विभिन्न जलधाराओं की गणना की, तो वे 359 ही निकली, अर्थात 6 जलधाराएं अब भी जलाशय में जोड़ी जानी थी। राजा का कल्याण सिंह नाम का एक मंत्री था, जिसे कालिया कहकर भी लोक श्रुतियों में पहचाना गया है। कालिया ने जलाशय क्षेत्र से दूर जाती 5 जलधाराओं का रुख जलाशय की ओर मोड़ दिया। अब भी एक धारा कम थी। कालिया ने खोज जारी रखी। उसने पाया कि वर्तमान कमला पार्क के महल के निकट 2 पहाड़ियों के बीच बहती हुई जलधारा को यदि रोककर एक और बांध बना दिया जाए, तो यहां से समुचित मात्रा में पानी मुख्य जलाशय में मिलाया जा सकता है। यह नवीन जलधारा, जिसे कालिया ने बांध बनाकर डाइवर्ट किया अथवा निर्मित किया, उसे कल्याण सौध अथवा कलिया सोत कहा गया। इस मानव निर्मित जलधारा ने समय के साथ अब नदी का रूप ले लिया है। ज्योतिष और किंवदंती अपनी जगह है। मूल बात यह कि एक विशाल झील के लिए केवल एक सरिता का जल रोका जाना पर्याप्त नहीं था। गर्व कीजिए कि परमार वंशीय राजा ने उस समय एक इंटर बेसिन रिवर वैली प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दिया,
जबकि ऐसी संरचना विश्व में अन्यत्र तब कहीं उपलब्ध नहीं थी। निर्माण प्रक्रिया पर आम जन को समझाने के लिए ज्योतिष द्वारा 365 धाराओं की बात सामने रखी गई, परंतु वास्तविकता यह है कि राजा भोज अद्वितीय इंजीनियर थे। जिस स्थल का चयन विशाल झील के निर्माण के लिए किया गया, उसका आकलन करते हुए यह अन्वेषण भी किया गया है कि पूर्ण जलभराव की स्थिति प्राप्त करने के लिए अनेक छोटी बड़ी जलधाराओं का सहयोग चाहिए होगा, जो कि आसपास के क्षेत्र से गुजरती रही हैं। कुछ जलधाराओं के रुख मोड़े गए, कुछ को बांध बनाकर रोक दिया गया और वहां से चैनल का निर्माण कर पानी को जलाशय तक लाकर जोड़ा गया। छोटी बड़ी कुल 365 जलधाराओं ने मिलकर इतने विशाल भोपाल ताल का निर्माण किया, जिसके लिए मुहावरा ही प्रचलित हो गया कि तालों में भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। तो अंतर संबद्ध तालाबों का व्याधि से इलाज में प्रयोग किस प्रकार होता था, इसकी वैज्ञानिक विवेचना संभव है, लेकिन एक बात निस्संदेह कही जा सकती है कि राजा भोज प्रतिदिन नाव के द्वारा भीमा जलाशय की सैर करते थे तथा भोजपुर के भोजेश्वर शिव मंदिर में जाकर शिवाभिषेक भी किया करते थे। भोजपुर के चारों ओर स्थित पहाड़ियां ओम का आकार बनाती हैं। इसी ओम आकृति में महान अभियंता और राजा भोज का भीमा ताल स्थित था। राजा भोज द्वारा निर्मित इन बांधों और मानव निर्मित झीलों के कारण उनकी ख्याति इतनी अधिक थी कि पश्चात के शासक चाहकर भी अपनी छाप छोड़ पाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। यदि आपको लगता है कि भारत में मुसलमान आक्रांताओं ने केवल मंदिर और मूर्तियां ही तोड़ी हैं, तो आप अपनी इस राय को पुनर्विवेचित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भोजपाल ताल के साथ सह संबद्ध भीमा जलाशय के मुख्य बांध को होशंगाबाद के शासक होशंग शाह 1405 से 1434 ईस्वी ने ईर्ष्यावश तोड़वा दिया था। ऐसी भी क्या हठ धर्मी थी कि जिस भोजपुर के भीमा जलाशय का पानी लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ था, उसे बहा देने की आतुरता थी। वह तालाब जिसका आकार वर्तमान में शेष बचे भोजपाल ताल से लगभग 40 गुना अधिक था, जिसके अंतर्गत अनेक छोटे बड़े नालों झरनों सहित 9 नदियां क्रमशः बेतवा, कलियासौत, केरवा, बंसी, घेरवा, जामनी, गोदर, सेगुरु और बांगना आकर मिल जाती थी, उसे मुस्लिम शासक ने केवल अपनी सनक के लिए तोड़ दिया। भीमा जलाशय को समग्रीकृत रखने के लिए 3 स्थानों पर बांध बनाए गए थे, अर्थात कीरत नगर में 91.4 मीटर लंबा बांध, बंग रसिया में आधा किलोमीटर लंबा बांध और मेंदुआ में 1.5 किलोमीटर लंबा बांध। होशंग शाह ने वर्ष 1431 में जब भीमा जलाशय को नष्ट करने का आदेश दिया, तब हजारों मजदूरों को 3 माह तो केवल मुख्य बांध को नष्ट करने में लगा था। तोड़े गए बांध से लगातार 3 वर्ष से अधिक लंबे समय तक पानी निरंतर बहता रहा, तब जाकर भीमा जलाशय का नाम निशान नष्ट करने में होशंग शाह सफल हो सका था। मति मंद होशंग शाह के अनजाने दूसरी ओर खड़ा किया गया मिट्टी का बांध अथवा अर्दन डैम, जिसे आज भी भोपाल के कमला पार्क के पास देखा जा सकता है, बच गया। इसलिए भोपाल ताल और उसका साक्ष्य भी संभवतः भारतीय गौरवशाली इतिहास को झुठलाने वालों के मुंह चिढ़ाने के लिए बचा रह गया है। तो जान लीजिए कि भोजपाल ताल पर बात करना इतिहास की पुस्तकों में इसलिए आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि
ऐसा करने पर होशंग शाह के कुकृत्यों की चर्चा भी आवश्यक हो जाती। विषय के उपसंहार में भीमाताल और भोजताल के आलोक में पहले इतिहास के पुनर्लेखन पर जो बहस चल पड़ी है उसकी विवेचना करते हैं। आज के इस विषय पर बात करने का विचार मुझे इतिहास की पुनर्व्याख्या शीर्षक से प्रकाशित एक पुस्तक से आया, जिसकी टैगलाइन थी इतिहास के मिथकीकरण और सांप्रदायिकरण के प्रयासों पर एक बहस। इस पुस्तक में रोमिला थापर से लेकर विपिन चंद्रा तक बड़े बड़े इतिहासकारों ने अतीत की मार्क्सवादी व्याख्या की पाठ पट्टी पढ़ाते हुए जनपक्षधरता और धर्मनिरपेक्ष इतिहास के नाम पर तथ्य को विचारधारा के साथ कैसे घोल घोल कर प्रस्तुत किया जाए इसे बखूबी समझाया है। क्या जन इतिहास का अर्थ है उन शासकों को महान घोषित कर देना जो क्रूर और साम्राज्यवादी थे, अथवा जन इतिहास का अर्थ है उन शासकों को महान बना देना जिन्होंने असंख्य स्तूपों मठों का ही निर्माण करवाया, अथवा जन इतिहास का अर्थ है उन विध्वंसकों पर निर्मम चुप्पी साध ली जाए जो न केवल सैकड़ों मंदिरों मूर्तियों को तोड़ने वाले ही थे, अपितु भारतीय राजाओं की अनेक अनुपम निर्मितियों को समूल मिटाने की दिशा में भी जो संलिप्त रहे, अथवा महान शासक केवल और केवल मुगल थे। सच तो यह है कि अधिकांश मठाधीशों की प्रतिस्थापनाएं नकार कर इतिहास को विचारधाराओं के मकड़ जाल से खींचकर बाहर निकाला जाना आवश्यक है। इस बात को ठीक से समझने के लिए अपनी अपनी इतिहास की पुस्तकें निकालिए और तलाशिए कि आपको राजा भोज और उनकी अभियांत्रिक क्षमताओं के विषय में कितनी जानकारी प्रदान की गई है। तो मेरे प्यारे मित्रों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, कृपया लाल इतिहासकारों की प्रतिस्थापनाओं से बाहर निकलिए। खारिज कर दीजिए इतिहास का बोध कराने के लिए परोसी गई एजेंडा पुस्तकों को और जरा खुली सांस लेकर खुद ही तलाशिए अपनी जड़ों को। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।